Hello all, I Dr. Mehdi Shatra welcome you to the Language Expert. This is an online platform where you would get the study materials for MPTET, recorded video lectures, the opportunities to appear in the mock tests, and at the same time to check the preparation level which you have. Well, today I am going to discuss with you the story written by Mulkraj Anand, The Lost Child. ठीक है? तो आज की टॉपिक है The Lost Child by Mulkraj Anand. Okay? Well, so before discussing the story itself, we must discuss something about the writer. मुल्कराज आनंद एक बहुत ही जाने माने नाम है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है? तो ही बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन राइटर्स, फर्स्ट जनरेशन राइटर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, राइट? इनके साथ दो नाम और भी जुड़े जाते हैं, एक तो राजा राव और दूसरे हैं R.K. नारायण, ठीक है? तो इन तीनों को एक साथ पायनियर्स ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश माना जाता है, ठीक है? इन तीनों ने ही इंडिया में रहते हुए भी, मतलब इंडियन राइटर्स कहलाते हैं ये लोग, बट दे रोट इन इंग्लिश एंड देयर राइटिंग गेन इंटरनेशनल रिकग्निशन, ठीक है? तो अब हम ये देखेंगे कि मुल्कराज आनंद की बायोग्राफिकल डिटेल क्या है, दो चार इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में भी जान लेंगे कि बायोग्राफिकल डिटेल क्या है मुल्कराज आनंद की. ओके, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मुल्कराज आनंद की जो बायोग्राफिकल डिटेल है वो क्या है. So he was born in 1905. Born in 1905, and he died in 2004, right? And he was born in Peshawar, which is now in Pakistan. तो इनके मदर जो थे, she knew a lot of stories, folk tales, legend, myths. इन चीजों के बारे में इनकी जो मदर थे उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी, है ना? तो कहीं ना कहीं अपनी माँ से वो जो स्टोरी टेलिंग की जो कैपेसिटी है वो इन्होंने इम्बाइब किया था, राइट? अब हम ये देखेंगे कि इनका एज ए राइटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखने को हमें मिलते हैं, है ना? सो नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज राइटिंग. ओके, characteristics of his writing. Okay. मुल्कराज आनंद went abroad for his higher studies. तो उस समय ओवरऑल 30s का जो जमाना था, 1930s की जो जमाना था, उस समय बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन थे पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918 और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए 1939 टू 1945. तो ये जो बीच का ड्यूरेशन था, दैट टाइम द इंटायर वर्ल्ड विटनेस्ड अ वेरी डिजास्ट्रस इफेक्ट, और वो इफेक्ट क्या था? इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है? इकोनॉमिक डिप्रेशन था जो कि वर्ल्ड वाइड देखने को मिलते थे, है ना? उसके बाद पोस्ट वॉर इफेक्ट, राइट? तो ये सारी चीजें जो फॉरेन कंट्रीज थे लाइक ब्रिटेन, तो वहां पर इन चीजों के इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे. और जब भी इस तरीके का कोई डिजास्टर होता है, चाहे वो इकोनॉमिक डिजास्टर हो या नेचुरल डिजास्टर हो, मैनमेड डिजास्टर हो या नेचुरल डिजास्टर हो, सबसे पहले विक्टिम्स उसके कौन होते हैं? जो लोअर क्लास पीपल है. द पीपल हु आर वेरी पुअर, दे आर द विक्टिम्स ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है? तो उस समय वहां के ब्रिटेन के जो राइटर्स थे
उस समय उन राइटर्स की ये बहुत ज्यादा कंसर्न था कि हमें जो वर्किंग क्लास है उनके लाइफ के बारे में हमें लिखना चाहिए, है ना, हमें रियलिटी के बारे में लिखना चाहिए, ना कि इमेजिनरी वर्ल्ड एक क्रिएट करना चाहिए। तो जब वो वहां गए, लंदन जब गए मुल्कराज आनंद, क्योंकि उनकी पीएचडी लंदन यूनिवर्सिटी से ही हुई थी, तो जब वो लंदन गए ही मेड वेरी क्लोज एसोसिएशंस विद मेनी ग्रेट लिटरेरी पर्सनालिटीज लाइक इयन फॉस्टर एंड देन जॉर्ज ऑरवेल। तो ऑरवेल के साथ मुल्कराज आनंद की कई सिमिलैरिटीज पाए जाते हैं कि उनकी राइटिंग में मोस्टली जो सोशल इनइक्वालिटी है, क्लास इनइक्वालिटी है, इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किए गए इनकी राइटिंग्स में। और साथ ही साथ इन दोनों में ये सिमिलरिटी भी पाए जाते हैं कि ये दोनों ही जो एवोल्यूशन ऑफ कॉलोनियलिज्म, ये भी इनकी राइटिंग का एक कंसर्न है, ठीक है। तो इनके साथ इनका क्लोज एसोसिएशन था, ही केम इनटू क्लोज contact with writers like E.M. Foster and George ऑरवेल, ठीक है। इन लोग की राइटिंग का कंसर्न क्या था? दे वांटेड टू पोर्ट्रे द लाइफ ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल, है ना, पोर्ट्रेइंग द लाइव्स ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल, ठीक है। तो उनके जो फिक्शन थे वो फिक्शन रियलिस्ट फिक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो फिक्शन रियलिस्ट फिक्शन के नाम से जाना जाता है, ओके। नेक्स्ट हम और क्या देख सकते हैं कि इनके राइटिंग में, फिक्शन में जो क्लास इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी है, वो चीज बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है ना, क्लास इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है। इनफैक्ट मुल्कराज आनंद एक ऐसे राइटर है जिनके नॉवेल्स के जो प्रोटैगनिस्ट है वो ऐसे ही लोअर क्लास और लोअर कास्ट से ही बिलोंग करते थे। जैसे एक तो अनटचेबल है उनकी फर्स्ट नॉवल और बहुत ही पॉपुलर नॉवल है उनका, है ना, अनटचेबल। अनटचेबल में कौन है प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर कौन है? बाखा, है ना। तो बाखा वाज अ स्वीपर, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या नॉवल देखने को मिलते हैं इनका? कुली, है ना। यहाँ पर भी जो प्रोटैगनिस्ट है वो इक्वली ऐसे ही एक मतलब सोशल हायरार्की की अगर हम बात करें तो उसकी बिल्कुल लोएस्ट स्ट्रेटस से बिलोंग करने वाले हैं। इवन कुली का भी जो प्रोटैगनिस्ट है वो, है ना। अब हम क्या देखेंगे कि इनकी राइटिंग में इस तरीके के जो लोअर क्लास और लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये चीज उनकी राइटिंग में हमें देखने को मिलता है ना। और क्या इनके और जॉर्ज वेल का एक सिमिलर कंसर्न ये भी था कि दे वर अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, ठीक है। सो अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन। लेकिन आनंद ने ये दिखाया है कि कॉलोनाइजेशन वाज नॉट ओनली डन बाय द ब्रिटिश बट इट वाज आल्सो डन बाय सम ऑफ द इंडियंस टू। क्योंकि जब अपने ही देश में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर क्लास के लोग इतना ज्यादा ऑप्रेस्ड रहेंगे, इतना ज्यादा डोमिनेटेड रहेंगे, एक्सप्लॉइटेड होते रहेंगे, तो वो भी एक प्रकार की कॉलोनाइजेशन है, कॉलोनाइजेशन विद इन द कंट्री, है ना। सो दिस इज कॉलोनाइजेशन within the country.
द्वारा एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग ऐसे मतलब एक्सप्लॉइटेड होते जाएंगे, तो फिर नेशनलिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म बिकम्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट। तो ये चीज भी हमें इनकी राइटिंग में देखने को मिलते हैं, राइट। अब हम क्या देखेंगे कि इनकी राइटिंग में, मतलब इनकी जो राइटिंग स्टाइल है उसमें हम ये देखेंगे कि उन्होंने कई ज्यादा पंजाबी एंड हिंदी इडियम्स भी यूज किए हैं अपने राइटिंग में, है ना। वेल, तो बहुत सारे क्रिटिक ने इनको प्रोपेगेंडिस्ट राइटर भी बोलते हैं, प्रोपेगेंडिस्ट राइटर, कि इनका जो प्रोपेगेंडा है, सोशलिज्म की प्रोपेगेंडा, ये अब मतलब मुल्क राजानंद अपने फिक्शन में पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, ठीक है। दिस इज अ क्रिटिसिज्म व्हिच मुल्क राजानंद हैड टू फेस, ओके। मुल्क आनंद के जो वर्ल्ड वाइड जो बहुत ज्यादा जाने माने रेप्यूटेड राइटर्स हैं, उनके साथ ही काफी क्लोज एसोसिएशन तो थे ही, साथ में जो इडियोलॉजिकल जो उनका मुद्दा था वो चीज भी वो उन राइटर्स के साथ शेयर करते थे। एक्चुअली ही बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स। तो जो बाहर के राइटर्स थे, लाइक सिसिल डे लुइस, स्टीफन स्पेंटर, नाउ वी विल डिस्कस द टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड। इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? लॉस्ट चाइल्ड की स्टोरी आप सभी ने पढ़ा होगा। तो लॉस्ट चाइल्ड में ये होता है दैट अ चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स, लेकिन जो उनकी जर्नी है फेयर तक जाने की, जर्नी के टाइम भी और फेयर में पहुंचने के बाद भी ही वॉज कंस्टेंटली अट्रैक्टेड बाय समथिंग और द अदर। उनको हर एक चीज चाहिए होता है, जो भी वो चीज मतलब देखते हैं। समटाइम्स he saw a person selling sweets, sometimes he saw a person selling the balloons. तो उनको हर चीज चाहिए होता है, but at the same time he knew that his parents would not allow him to have these things. तो finally वो एक राउंड अबाउट जो झूले होते हैं वहां तक पहुंचते हैं, and while making the request कि अब मुझे झूले पे चढ़ना है, he found out that he was lost. अब उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने में डेस्परेट हो जाते हैं। he was constantly crying. तो ऐसे में एक बहुत ही काइंड हार्टेड मैन जो है वो उनको थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो रो रहे थे। तो वो जो है जिन्होंने इनको रेस्क्यू किया, तो वो पूरे टाइम इनको, उस बच्चे को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें ऑफर किए जा रहे हैं, और वो सारी चीजें वही चीज है जो उस बच्चे को पहले चाहिए था, लाइक फ्लावर्स एंड देन स्वीट्स, और उसके बाद बलून्स। But then now the child did not want anything except his parents. कोई भी रिक्वेस्ट उनको किया जा रहा था, मतलब वो जिन्होंने भी उनको उस बच्चे को कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो जब भी वो उस बच्चे को कुछ भी देने की ऑफर कर रहे थे, that child kept on repeating the same thing that I want nothing, I want my father, I want my mother. ठीक है, तो ये स्टोरी की समरी है, प्लॉट है। तो अब हम ये देखेंगे कि स्टोरी का इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये जो स्टोरी है इसके दो इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। एक तो हम एज इट इज जो देख रहे हैं, ठीक है, उसमें हम एक वो चाइल्ड जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या देखेंगे, दैट ही वाज कंस्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड, है ना, ही वाज कंस्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड। कभी उनको जब वो मेले में जा रहे थे तब भी उनको कभी बटरफ्लाई दिख जाते हैं, कभी मस्टर्ड फील्ड दिख जाते हैं, तो कभी उनको जो पक्षियों की जो किलकारियां होते हैं वो उनको सुनने के बाद पक्षियों के पीछे भागना होता है, ठीक है। तो ही वॉज कंस्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग और अदर, और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हमें इनको देखने को मिलते हैं, एनर्जेटिक एंड देन फ्री स्पिरिटेड, ठीक है। On the other hand, if we talk about his parents, तो फादर इनके जो थे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, बट he was
एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि ये बच्चा जब भी पीछे चले जाते थे ऐसे ही दूसरी चीजों के पीछे भागते भागते, हिज फादर केप्ट ऑन कॉलिंग हिम कम चाइल्ड कम। ठीक है, अगर हम इनके मदर के बारे में डिस्कस करें तो शी वॉज वेरी काइंड, टेंडर, बट केयरफुल टू, है ना। शी वॉज केयरफुल टू, क्योंकि वो भी अपने बच्चे को बार बार बुला रहे थे ताकि उनके बच्चे जो है उनके साथ ही चल सके, है ना। ओके, नेक्स्ट, अब मेले में चाइल्ड जो है किन किन चीजों के द्वारा डिस्ट्रैक्टेड हुए थे। फर्स्ट, ही फाउंड अ पर्सन सेलिंग स्वीट्स, है ना। पहले वो स्वीट्स की दुकान पे गए एंड दैट पर्सन वाज सेलिंग रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी एंड बर्फी, है ना। और उस बच्चे को बर्फी चाहिए था। ओके, नेक्स्ट, ही वेंट टू अ पर्सन हु वाज सेलिंग द garland, the flower garland, particularly gulmohar garland, है ना। So next, वो कहाँ गए थे, seller of the gulmohar garland, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वो गए जो बलून मतलब सेल कर रहे थे उनके पास। नेक्स्ट, बलून सेलर सेलिंग रेनबो कलर्ड बलून्स, है ना। नेक्स्ट फिर वो कहाँ गए थे, नेक्स्ट वो गए थे स्नेक चार्मर के पास, है ना। स्नेक चार्मर who was playing a flute and he wanted to hear the music. फिर उसके बाद वो कहाँ गए थे, फिर उसके बाद वो गए थे राउंड अबाउट जहां पर झूले, एंड देन ही वांटेड टू मेक अ बोल्ड रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स कि अब तो मुझे झूले पे चढ़ना ही है, बट एट दैट वेरी मोमेंट ही फाउंड दैट ही वाज लॉस्ट, है ना। तभी उन्होंने ये रियलाइज किया कि ही वाज लॉस्ट, ही वाज नॉट विद हिज पेरेंट्स। ओके, ऑलराइट। उसके बाद ही बिकेम वेरी इनकंसोलेबल कि उनको आप कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए, ठीक है। तो ये तो आप एक जो सरफेस लेवल का इंटरप्रिटेशन है वैसे आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन इसकी एक और इंटरप्रिटेशन भी है। एक्चुअली दिस स्टोरी इज एलिगोरिकल इन नेचर, है ना। दिस स्टोरी इज एलिगोरिकल इन नेचर, ठीक है। एलिगोरी मतलब क्या होता है, एलिगोरी मतलब होता है जिसमें डबल लेयर ऑफ मीनिंग रहते हैं, मतलब एक तो सरफेस लेवल का मीनिंग रहते हैं और एक सिंबॉलिक मीनिंग रहते हैं, है ना। तो एलिगोरिकल क्या है यहाँ पर, ये स्टोरी यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस स्टोरी इज नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर। कैरेक्टर यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है, क्या प्रायोरिटी है, दिस सिचुएशन। यहाँ पर एक सिचुएशन को पोर्ट्रेट किए गए हैं, तो उस सिचुएशन में खड़े होकर द चाइल्ड कैन रिप्रेजेंट एनी चाइल्ड इन द वर्ल्ड, द फेयर कैन रिप्रेजेंट एनी फेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन एक्चुअली में एलिगोरी क्या है, इसमें एलिगोरी ये है कि इट हैज अ हिडन मैसेज, ठीक है। जैसे चाइल्ड हियर रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन बीइंग इन जनरल, है ना। कोई भी इंसान को चाइल्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एंड द फेयर रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड,
इस वर्ल्ड में अगर हम जर्नी देख ले तो फिर हम ये देख सकते हैं दैट वी द ह्यूमन बींग्स आर कंस्टेंटली लॉस्ट इन द वर्ल्डली टेम्पटेशंस। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, जो मेटेरियलिस्टिक प्लेजर है उसकी ओर भागते रहते हैं। ठीक है, तो जो चाइल्ड है ये कोई भी इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं और जो फेयर है ये इस पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर पेरेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर जो पेरेंट्स का फिगर है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पेरेंट्स हियर रिप्रेजेंट द फिगर ऑफ गॉड, है ना, या फिर डिविनिटी, जो कि कंस्टेंटली हमें सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमें अलर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। उसके बाद when the child is lost and then he realized that he was lost, he became desperate to find his parents। ठीक है, तो सेम कंडीशन ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है। when we understood that we were deviated from the path which we were supposed to choose, then we became equally inconsolable and desperate like the child to find the God, है ना। तो ये जो इनका कंडीशन है lost child represents the human beings lost in the worldly pleasures। ठीक है, तो ये इसकी सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन हो जाता है, सिंबॉलिक मीनिंग हो जाता है, राइट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लेसन। हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।